Polity with AI. जरा सोचिए, कल सुबह नींद खुले और पता चले कि कोई ऐसी परंपरा है, जो शायद सदियों से चली आ रही हो। हाँ, जिसको एक पूरा समाज 500 सालों से मानता आ रहा था, वो अचानक रातों रात पूरी तरह से जीरो हो गई है या गैर कानूनी हो गई है। बिल्कुल, और वो भी किसी नई सरकार के आदेश से नहीं, बल्कि एक ऐसे दस्तावेज के आने से जिसने एक झटके में पूरे देश की नींव को ही बदल कर रख दिया। सही कहा। हम अक्सर अपने अधिकारों को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो नागरिक अधिकार देना किसी क्रांति से कम नहीं था। और ये क्रांति केवल अंग्रेजों से आजादी मिलने तक सीमित नहीं थी। एक तरह से ये एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ भी थी जिसने सदियों तक समाज के एक बड़े हिस्से को हाशिए पर रखा था। तो जब सदियों पुरानी असमानता को खत्म करने की बात आती है ना, तो वहां सिर्फ अच्छे विचारों से काम नहीं चलता। उसके लिए बहुत ही ठोस और ताकतवर नियमों की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। इस गहन विश्लेषण में आज का हमारा विषय यही ठोस नियम है। हमारे पास भारत के संविधान के भाग 3 के पन्नों के कुछ अहम अंश हैं जो मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। विशेष रूप से आज हम अनुच्छेद 12 से लेकर 18 की परतों को हटाएंगे, जो पूरी तरह से समानता के अधिकार से जुड़े हैं। राइट। हमारा मकसद उन भारी भरकम कानूनी शब्दों से बाहर निकलकर ये समझना है कि क्या भारत में समानता का मतलब वाकई सबके लिए एक जैसा है, या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करती है। और ये चर्चा खास तौर पर उन जिज्ञासु मनों के लिए है जो बिना किसी वकालत की डिग्री के हमारे समाज को चलाने वाले इस सबसे शक्तिशाली ढांचे के पीछे का तर्क समझना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी सवाल का सामना करना होगा। जब हम कहते हैं कि हमें अधिकार मिले, तो तुरंत ये सवाल उठता है कि ये अधिकार किसके खिलाफ मिले। हाँ, कोई तो ऐसी ताकत होगी जो इन्हें छीनने की क्षमता रखती है, तभी तो सुरक्षा की जरूरत पड़ी ना। ये बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। अगर इसको हम एक खेल की तरह देखें तो मैदान में उतरने से पहले ये पता होना चाहिए कि अंपायर कौन है, खिलाड़ी कौन है और नियम क्या है। एग्जैक्टली। इसीलिए संविधान सीधे समानता क्या है बताने से पहले अनुच्छेद 12 में राज्य यानी स्टेट की परिभाषा तय करता है, और दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश या केरला जैसी प्रांतीय सरकारों से नहीं है। नहीं, इस शब्द का दायरा बहुत ही विशाल रखा गया है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में भारत की सरकार और संसद शामिल है। इसके अलावा हर राज्य की सरकार और विधान मंडल भी इसका हिस्सा है। अच्छा। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी इसी राज्य की परिभाषा में आते हैं। अन्य प्राधिकारी, ये तो बहुत ही खुला हुआ शब्द लगता है। मतलब अगर कोई नगर निगम है, पंचायत है, या फिर कोई ऐसी बड़ी संस्था है जो सरकार के पैसे से चल रही है, तो वो भी राज्य है। कल को कोई भी सरकारी संस्था ये ना कह सके कि हम पर मूल अधिकारों का नियम लागू नहीं होता। वाह, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि संविधान निर्माताओं ने एक बहुत बड़ा जाल बुना ताकि सत्ता के किसी भी कोने से कोई नागरिक के अधिकार न कुचल सके। सही कहा। और इसी के तुरंत बाद जो अनुच्छेद 13 आता है वो इस जाल को असली ताकत देता है। वो कैसे? अनुच्छेद 13 सीधे तौर पर कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो इन मूल अधिकारों को छीनता है या उन्हें कम करता है, वो उस मात्रा तक शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। मुझे यहाँ कानून या विधि की परिभाषा ने सबसे ज्यादा चौंकाया है। जब हम कानून सोचते हैं तो हमें संसद में पास हुआ कोई बिल याद आता है। हाँ, अमूमन लोग यही सोचते हैं। लेकिन दस्तावेजों के अनुसार यहाँ विधि में सिर्फ संसद के कानून नहीं, बल्कि अध्यादेश, आदेश, नियम, यहाँ तक कि रूढ़ी यानी कस्टम्स तक को शामिल किया गया है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब रूढ़ी या प्रथा को विधि की परिभाषा में डाल दिया गया, तो इसका सीधा मतलब क्या था? क्या था? इसका मतलब था कि कानून सिर्फ वो नहीं है जो दिल्ली में बैठकर बनाया गया हो। हमारे समाज में हजारों सालों से जो अलिखित नियम चले आ रहे थे, जो खाप पंचायतें या स्थानीय समूह तय करते थे, वो भी संविधान के इसी तराजू पर तौले जाएंगे। तो मुझे इसी बात पर एक बड़ी उलझन है। बोलिए। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी गांव में कोई सदियों पुरानी परंपरा है जो ये तय करती है कि कौन किस कुएं से पानी भरेगा, तो वो परंपरा अपने आप ही शून्य हो जाएगी? मतलब क्या किसी भी पुरानी मान्यता को सिर्फ एक किताब के पन्नों से मिटाया जा सकता है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है।
लेकिन इसका जवाब हाँ है। वो परंपरा अपने आप गैरकानूनी हो जाती है। इसे अगर हम एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि संविधान केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं था। वो एक सामाजिक क्रांति का औजार था। एग्जैक्टली। अगर प्रथा को इस परिभाषा से बाहर छोड़ दिया जाता तो समाज के ताकतवर वर्ग यही तर्क देते कि हम तो कानून नहीं तोड़ रहे हैं, हम तो बस अपनी पुरानी परंपरा निभा रहे हैं। अरे हाँ, अनुच्छेद 13 ने उस बचाव के रास्ते को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये कदम सच में अपने समय से बहुत आगे का था, लेकिन दस्तावेजों में एक दिलचस्प अपवाद का भी जिक्र है। हाँ, 1971 में जो 24वां संशोधन हुआ था। बिल्कुल। उसके मुताबिक अनुच्छेद 367 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर यह नियम लागू नहीं होता। यानी आम कानूनों को तो मूल अधिकारों की कसौटी पर परखा जाएगा, लेकिन अगर संसद खुद संविधान में ही कोई बदलाव करती है तो उसे अनुच्छेद 13 की इस सख्ती से थोड़ी छूट मिलती है। ये एक बहुत लंबा और जटिल वैधानिक संघर्ष रहा है कि संसद की संविधान बदलने की ताकत कितनी बड़ी है, लेकिन आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन के लिए अनुच्छेद 13 एक बहुत मजबूत ढाल का काम करता है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि राज्य कौन है और नियम क्या हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े सिद्धांत पर जिससे ये राज्य बंधा हुआ है, समानता का सिद्धांत। हाँ, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये सुनना बहुत आसान लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। ठीक है। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, और विधियों का समान संरक्षण थोड़ा अलग है, जो कहता है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और इसे और ज्यादा साफ करने के लिए अनुच्छेद 15 आता है। इसके शुरुआती हिस्से यानी 15(1) और 15(2) एक बहुत ही अहम बात कहते हैं। राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके कारण किसी भी नागरिक को दुकानों, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, राज्य के पैसे से बने कुओं, तालाबों और सड़कों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आज शायद दुकानों या कुओं का जिक्र सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उस समय के समाज की कल्पना कीजिए जहां जाति के आधार पर सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल पूरी तरह बटा हुआ था। सही बात है। अनुच्छेद 15 का ये हिस्सा सीधा समाज के उस कोड पर प्रहार कर रहा था। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम दस्तावेजों में अनुच्छेद 15 को बारीकी से पढ़ते हैं तो एक शब्द बहुत ध्यान खींचता है, केवल या ओनली। हाँ, केवल धर्म, जाति या लिंग के आधार पर। तो संविधान ये क्यों कहता है कि केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा? क्या राज्य को किसी अन्य आधार पर भेदभाव करने की खुली छूट दी जा रही है? ये शब्द वहां रखा ही क्यों गया? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि कानून बनाने वाले भाषा को लेकर कितने सतर्क थे। केवल शब्द का मतलब ये है कि अगर भेदभाव का आधार महज किसी की जाति या लिंग है तो वो पूरी तरह गलत है। अच्छा। लेकिन अगर वर्गीकरण के पीछे कोई ठोस और तार्किक कारण है तो उसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझाएं ना। मान लीजिए राज्य पुलिस में भर्ती निकालता है और कहता है कि उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। अब कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी लंबाई 5 फुट 2 इंच है और मुझे समानता का अधिकार है, इसलिए ये भेदभाव है। ओह, समझ गया। यहाँ वर्गीकरण केवल धर्म या जाति के आधार पर नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये नौकरी की शारीरिक आवश्यकता के तार्किक आधार पर हुआ है। केवल शब्द जो है ना, वो किताबी समानता को हटाकर एक व्यवहारिक समानता लाता है। ये बात तो समझ आती है कि तार्किक आधार पर नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम दस्तावेज के अगले हिस्सों में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे संविधान अपने ही बनाए समानता के नियमों को तोड़ रहा है। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं अनुच्छेद 15 और 16 के उन हिस्सों की बात कर रहा हूं जो विशेष आरक्षण और प्रावधानों से जुड़े हैं। देखिए, वे समानता के नियमों को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलते हैं। इस हिस्से को संरक्षणात्मक भेदभाव या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। इसे समझने के लिए मैं एक दौड़ की उपमा का इस्तेमाल करना चाहूंगा। सोचिए, एक 100 मीटर की रेस होने वाली है। ठीक है। मैदान बिल्कुल साफ है और नियम कहते हैं कि सबको एक साथ दौड़ना है।
ये हो गया अनुच्छेद 14। लेकिन परेशानी ये है कि समाज के कुछ धावकों के पैरों में पीढ़ियों से लोहे की जंजीरें बंधी हैं। और कुछ धावकों को जन्म से ही स्टार्टिंग लाइन से 50 मीटर पीछे खड़ा कर दिया गया है। एग्जैक्टली। तो इस उपमा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो अगर अंपायर उन सभी धावकों के लिए एक ही समय पर सीटी बजाकर रेस शुरू कर दे और कहे कि मैंने तो सबको समान अवसर दिया है, तो वो एक क्रूर मजाक होगा। जो 50 मीटर पीछे है वो तो कभी जीत ही नहीं सकता। बिल्कुल। और हमारा संविधान इसी क्रूर मजाक को रोकने की कोशिश करता है। दस्तावेज बताते हैं कि अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध की अनुमति देता है। और इसके बाद 15(4) और 15(5) आते हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान देते हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में भी, बस अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर। यहाँ एक ऐतिहासिक पहलू पर गौर करना बहुत जरूरी है। 15(4) मूल संविधान में नहीं था। इसे 1951 के पहले संशोधन से ही जोड़ना पड़ा था। ऐसा क्यों? जाएगी। और फिर 2005 में 93वें संशोधन के जरिए 15(5) को जोड़कर प्राइवेट शिक्षा में भी ये दायरा बढ़ाया गया। लेकिन हाल ही में इस पूरी बहस का रुख एक नई तरफ मुड़ गया है। आप EWS की बात कर रहे हैं? हाँ, 2019 में 103वां संशोधन हुआ, जिसने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े। ये संशोधन आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए यानी EWS के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, जो कि मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। और इसकी पहचान पारिवारिक आय के आधार पर होगी। अब ये बदलाव मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है। अब तक तो हम सामाजिक पिछड़ापन की बात कर रहे थे, अचानक ये पारिवारिक आय बीच में कैसे आ गई? ये सच में भारतीय संविधान के इतिहास का एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ है। दशकों तक भारत में पिछड़ेपन को मुख्य रूप से सामाजिक और शैक्षिक नजरिए से देखा जाता था, जिसका सीधा संबंध जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक अन्याय से था। लेकिन 103वें संशोधन ने पहली बार इस बात को मान्यता दी कि सिर्फ सामाजिक इतिहास ही नहीं, बल्कि आज की आर्थिक स्थिति भी इंसान को उस 100 मीटर के रेस में पीछे धकेल सकती है। इसलिए गरीबी को भी राज्य द्वारा मदद का एक तार्किक आधार मान लिया गया। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। और जब हम शिक्षा से आगे बढ़कर सरकारी नौकरियों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 सामने आता है। हाँ, इसका 16(1) और 16(2) तो सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है, लेकिन फिर 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता खोलता है। इसमें भी लगातार बदलाव हुए हैं, जैसे 1995 का 77वां संशोधन, जिसने SC और ST के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण जोड़ दिया। अनुच्छेद 16(4) के ए के तहत देखिए, सरकारी नौकरियों का ढांचा बहुत ही जटिल होता है। राज्य को सिर्फ प्रवेश के समय ही नहीं, बल्कि नौकरियों के हर स्तर पर यह देखना होता है कि हर वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। एक और बहुत ही तकनीकी संशोधन का जिक्र दस्तावेजों में है, 2000 का 81वां संशोधन, जो 16(4)B के तहत बैकलॉग रिक्तियों या खाली बची सीटों की बात करता है। ये क्या था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 1 साल में सरकारी नौकरियों में कुछ आरक्षित सीटें खाली रह गईं, क्योंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। ठीक है। सरकार ने सोचा कि इन खाली सीटों को अगले साल भर लिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना नियम था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा। अब अगर पिछले साल की खाली सीटों को नए साल की सीटों में जोड़ा जाता तो कुल आरक्षण 50% की सीमा पार कर जाता। हाँ। और अदालत उसे रद्द कर देती। तो वो एक तरह के गणितीय चक्रव्यूह में फंस गया था। एकदम सही। इस 81वें संशोधन ने उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया। इसने नियम बना दिया कि जो बैकलॉग सीटें हैं उन्हें एक अलग वर्ग माना जाएगा, यानी जब उन्हें अगले साल भरा जाएगा तो वे उस साल की 50% की अधिकतम सीमा की गिनती में शामिल ही नहीं होंगे। बिल्कुल। इससे आरक्षित वर्गों का जो नुकसान हो रहा था उसे रोका जा सका। ये वाकई में बहुत ही स्मार्ट कानूनी उपाय था। और एक छोटा सा अपवाद अनुच्छेद 16(5) भी है, जो कहता है कि किसी धार्मिक संस्था के पदाधिकारी का उसी धर्म का होना अनिवार्य किया जा सकता है, जो व्यवहारिक भी लगता है। खैर, नौकरियां और शिक्षा एक तरफ है, लेकिन समाज में एक इंसान की तरह सिर उठाकर चलने की आजादी सबसे ऊपर है। ऐतिहासिक बुराइयों को जड़ से खत्म किए बिना कोई समानता नहीं आ सकती। और यहाँ हमारे दस्तावेजों के आखिरी 2 अनुच्छेद 17 और 18 मैदान में उतरते हैं। और ये दोनों अनुच्छेद भारतीय समाज की मानसिकता को आधुनिक बनाने के लिए सबसे तीखे हथियार रहे हैं।
अनुच्छेद 17 बहुत ही सख्त है। ये अस्पृश्यता या छुआछूत का पूरी तरह से अंत करता है। दस्तावेज कहता है कि इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है और ये कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई अगर मगर या तार्किक वर्गीकरण वाला क्लॉज नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। ये ध्यान देने योग्य है कि मूल अधिकारों के बाकी हिस्सों में राज्य को कुछ उचित प्रतिबंध लगाने की गुंजाइश दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 17 पूर्ण और निरपेक्ष है। बिल्कुल। छुआछूत मानवता के खिलाफ एक अपराध है, इसलिए इसे किसी भी तर्क, किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। और ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उतना ही लागू होता है। छुआछूत को रोकना तो 100% समझ में आता है, लेकिन जब मैं अनुच्छेद 18 को पढ़ता हूं तो थोड़ा अजीब लगता है। ये उपाधियों यानी टाइटल्स के अंत की बात करता है। हाँ, ये कहता है कि राज्य, सेना या विद्या से जुड़े सम्मान जैसे कर्नल या डॉक्टर, उनके अलावा कोई और उपाधि नहीं देगा। यहां तक कि कोई नागरिक विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है तो वो भी भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना किसी दूसरे देश से कोई उपाधि या भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इस पर थोड़ा प्रतिवाद करना चाहूंगा। अस्पृश्यता समाज को तोड़ती है, ये तो साफ है, लेकिन किसी को सर, लॉर्ड या राय बहादुर कह देने से समानता पर क्या इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा? देखिए, वो तो बस एक नाम के आगे लगा शब्द है ना, उससे किसी दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है? वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो सत्ता और समाज में रुतबे का प्रतीक होता है। ब्रिटिश राज के दौरान उपाधियां किस लिए बांटी जाती थीं? वफादारी खरीदने के लिए। अच्छा। जब एक लोकतांत्रिक राज्य कुछ खास लोगों को जन्म या कृपा के आधार पर ऐसी उपाधियां देना शुरू करता है तो समाज में एक आर्टिफिशियल नोबिलिटी यानी एक कृत्रिम कुलीन वर्ग पैदा हो जाता है। मतलब ऐसे लोग जो खुद को आम जनता से ऊपर समझने लगें। बिल्कुल। और जैसे ही आप समाज में एक ऐसा वर्ग बनाते हैं जो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, आप सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 की मूल भावना की हत्या कर देते हैं, जो कहता है कि कानून की नजर में सब समान है। अब समझ आया। इसीलिए सेना के शौर्य या पढ़ाई की योग्यता को छोड़कर किसी भी तरह की दरबारी उपाधियों को हमेशा के लिए दफन करना बहुत जरूरी था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक के सफर ने हमें जो कुछ भी दिखाया है, उसे अगर एक धागे में पिरोएं तो क्या तस्वीर उभरती है? निष्कर्ष ये निकलता है कि संविधान का भाग 3 कोई किताबी आदर्शवाद नहीं है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक दस्तावेज है जो एक जटिल संतुलन बनाता है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि समानता का मतलब सबको एक ही लाठी से हाँकना नहीं है। ये सुनिश्चित करता है कि राज्य के पास ताकत तो हो, लेकिन वो ताकत इतनी बेलगाम ना हो कि नागरिकों के गले का फंडा बन जाए। और साथ ही ये भी तय करता है कि समानता सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के बीच का खेल बनकर न रह जाए, बल्कि जो धावक 50 मीटर पीछे छूट गए हैं उन्हें भी रेस में बराबरी का मौका मिले। आज की इस चर्चा को समेटते हुए अगर हम एक बड़ी तस्वीर से जुड़ें और भविष्य की तरफ देखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो क्या? संविधान ने 103वें संशोधन के जरिए राज्य को पारिवारिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों यानी EWS की पहचान करने की शक्ति दे दी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और भारत की अर्थव्यवस्था और समाज का स्वरूप और तेजी से बदलेगा, आने वाले 50 सालों में पिछड़ापन या दुर्बलता की परिभाषा क्या होगी?